So in today's lecture we will study about the second law of thermodynamics. Okay, आज हम second law of thermodynamics पे चर्चा करेंगे. Second law of thermodynamics. Now कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं. एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग स्टेटमेंट दी, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट दी. उस स्टेटमेंट का कहीं ना कहीं अर्थ जो था वो सेम था, लेकिन इसकी कई तरीके से आपको स्टेटमेंट दी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ. आफ्टर दैट मेन जो डिस्कशन हुआ सेकंड लॉ पे वो किस बात पे था कि जो एंट्रोपी चेंज होगी सिस्टम, तो वो एंट्रोपी क्या होती है, वो एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या होता है, उस चीज के ऊपर आपका सेकंड लॉ था. तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट दी गई. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट जो कैल्विन प्लैंक ने दी गई, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी गई वो किसने दी बेटा? कैल्विन प्लैंक ने स्टेटमेंट दी. ये स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है? एक्चुअली ये स्टेटमेंट इसने हीट इंजन से ली. इसने कहा था, क्या कहा? इट इज इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a device based on शशांक सुन नहीं रहा आपको? ओके, so it is impossible to construct a device based on, yes sir, based on cyclic process that takes सर आपकी आवाज अब आई थी. heat from source and convert it into work completely. ये कहता है कि कंप्लीट हीट का कन्वर्जन किसमें नहीं हो सकता बेटा? वर्क में नहीं हो सकता. मीन्स कंप्लीट जो हीट ली एक सोर्स ने, कंप्लीट हीट सोर्स से ली, और वो कंप्लीट किस में कन्वर्ट नहीं हो सकती? वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती. जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक सोर्स से कुछ हीट लेता है और उस हीट का कुछ पार्ट ये क्या करता है? वर्क में यूज करता है, और बचा हुआ पार्ट किस में चला जाता है? आपका सिंक में चला जाता है. ऐसा हमने पढ़ा था. ये कहता है ऐसा इम्पॉसिबल है कि जो आपने हीट ली ये सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क में कन्वर्ट हो गई. इट इज इम्पॉसिबल दैट कंप्लीट हीट कन्वर्ट इनटू वर्क. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज Clausius स्टेटमेंट. एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट थी बेटा, ये स्टेटमेंट हीट इंजन पर बेस्ड थी. हीट इंजन बेस्ड. नाउ जो क्लैसियस ने स्टेटमेंट दी, इट इज बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेटर. ये क्या कहता है? क्लैसियस कहता है इट इज इम्पॉसिबल to construct a device based on cyclic process that transfer heat from cold body
to heat hot body without any external work. ये स्टेटमेंट एक्चुअली रेफ्रिजरेटर पर बेस्ड। मैंने बताया था कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है बेटा, रेफ्रिजरेटर में जो सिंक है, दिस सिंक इज एक्चुअली द रेफ्रिजरेटर। सिंक जहां पर हम कोई भी सामान रख रहे हैं वो सामान है बेटा, ठीक है। अब इससे क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर की जो मोटर है वो क्या करती है, कुछ वर्क करती है, और ये वर्क में ये इससे Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लेती है। तो Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी लेना मतलब बेटा यहां से एनर्जी को लेना, और ये एनर्जी तभी ले पाएगी जब कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क होगी, और ये सारी की सारी किधर रिलीज हो जाती है बेटा, सराउंडिंग में रिलीज हो जाती है, जो एक प्रकार का हमारा क्या है, सोर्स, तो सराउंडिंग है, ठीक है। नाउ हम जानते हैं जो सिंक का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और आपका किसका बेटा, आपका सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। फ्रीज के अंदर का टेम्परेचर कम होता है और बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा। तो जो ये हीट का आदान प्रदान हो रहा है, ये Q2 से जाके हीट Q2 Q1 बन गई, ये जो हीट बाहर जो निकल रही है कहां से बेटा, कोल्ड से हॉट की तरफ, ये नहीं निकलेगी अगर यहाँ पर कोई वर्क नहीं करवाया जाएगा। मीन्स अगर आप कोई वर्क नहीं करोगे तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में कभी भी हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। यही कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस बेस्ड ऑन द साइक्लिक प्रोसेस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के ये काम नहीं हो सकता। This is the statement. This is the statement of the इसकी बेटा second law of thermodynamics. तो second law of thermodynamics की दो बहुत अच्छी जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है, कैल्विन ने दी और एक क्लैसियस ने दी। कैल्विन की स्टेटमेंट जो थी वो बेस्ड थी हीट इंजन पर। वो कहता है कि कंप्लीट जो आप हीट दे रहे हो वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ हीट कहां जाएगी, सिंक में जाएगी। क्लैसियस से कहता है कि कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हीट ट्रांसफर नहीं होगी विदाउट एनी वर्क, मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा तभी आपकी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफर होगा। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द क्लैसियस स्टेटमेंट। नाउ देयर इज सम मोर स्टेटमेंट आई हैव, एंड दिस इज आल्सो द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। ये स्टेटमेंट एक्चुअली बेस्ड है एंट्रोपी पे। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन एंट्रोपी चेंज। एक्चुअली एंट्रोपी का रियल अर्थ क्या होता है, एंट्रोपी मींस डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन द सिस्टम। एक सिस्टम में कितनी हलचल है वो उसके एंट्रोपी के बारे में बताता है। अगर मान लो किसी सिस्टम के अंदर ऑल पार्टिकल्स आर मतलब एक तो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, हिल डुल नहीं रहे, एक सिस्टम में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हिल डुल रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा हिल डुल रहे हैं इसमें उसकी एंट्रोपी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो सिस्टम में अगर रैंडमनेस ज्यादा है इट मींस उसकी एंट्रोपी क्या है, ज्यादा। तो जो रैंडमनेस को बताती है वो क्या बताती है बेटा, एंट्रोपी बताती है। एक्चुअली एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब बेटा कि मान लो आपको ये कह दे कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर ये सिस्टम है ए और इस सिस्टम की एंट्रोपी बताओ, तो वो एंट्रोपी बताना इम्पॉसिबल है। तो किसी भी सिस्टम की पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एंट्रोपी बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। ये इसीलिए थर्ड लॉ जो बनेगा वो इसी बेस पे बनेगा कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी है वो कैसे निकाली जाए, तो उस पर आप थर्ड लॉ पे चर्चा करोगे, ठीक है, उसको निकालने के अलग मेथड। लेकिन जो सेकंड लॉ कहता है कि आप अगर एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं बता सकते तो आप चेंज इन एंट्रोपी बता सकते हो। चेंज इन एंट्रोपी मतलब कि सपोज करो हमारा सिस्टम ए कंडीशन पर था और ये सिस्टम बदल कर किधर आ गया बेटा, बी कंडीशन पे आ गया। तो ए सिचुएशन से बी सिचुएशन में आया, कब,
ये dq अमाउंट ऑफ हीट का इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। क्या हुआ बेटा, इसने dq अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया, ताकि A से किस में आ गया, B में आ गया। तो इसमें जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो आपका क्या होगा, dq by t। तो द चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाय dq by t। तो ये एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, मैं आपको एंट्रोपी के बारे में बता रहा हूं पहले, फिर मैं स्टेटमेंट पे आऊंगा। तो सबसे पहले तो एंट्रोपी क्या होती है, इज जनरली डिनोटेड बाय एस। और ये क्या कहती है, ये कहती है कि सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है। इट डिटरमाइंड द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है उसको कौन देगा, एंट्रोपी देगा। नाउ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज नॉट इजीली फाइंड, वो इसको इस तरीके से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम स्टैटमैक टेक्निक यूज करते हैं, स्टैट में यूज करते हैं कि उसको किस तरीके से निकालते हैं। तो हमने निकाली भी थी बेटा किसी किसी सिस्टम की एंट्रोपी, याद है, S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा, उस तरीके से हम एंट्रोपी निकालते भी। उसको मैं आपको थर्ड लॉ में बहुत अच्छे से दोबारा बताता हूँ, लेकिन फिलहाल ये समझो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी की बात नहीं कर रहा मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहा हूं। तो सपोज करो इनिशियली हमारा सिस्टम क्या था, ए स्टेट पर था। इस सिस्टम ने क्या किया, dq अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और उससे सिचुएशन क्या बन गई बेटा, आपकी फाइनल सिचुएशन बन गई। तो इस सिचुएशन में सपोज करो द इनिशियल एंट्रोपी इज SI एंड द फाइनल एंट्रोपी इज SF। तो जो चेंज इन एंट्रोपी दैट इज DS जो होगा वो कितना होगा, dq by t। तो दिस इज हाउ द चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड। तो सबसे पहले हमारा यही मुद्दा था कि चेंज इन एंट्रोपी किस तरीके से मैं डिफाइन करूं। ओके, तो मैं इनको एक स्टेटमेंट वाइज लिखवा भी देता हूं। तो चेंज इन एंट्रोपी, actually second law gives the information about change in entropy। तो first we understand what is the change in entropy। क्या बताया मैंने, ये जो लॉ हम पढ़े, दिस इज द बेस्ड ऑन द चेंज इन एंट्रोपी। सो चेंज इन एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा चेंज इन एंट्रोपी होता क्या है। तो अगर मैं स्टेटमेंट में बात करूं तो स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, देखो, इफ ए इनफाइनिटीज means small amount of heat is given to the system at absolute temperature T। T टेम्परेचर को सब्सटेंस और उसको हमने dq अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, देन इट्स एंट्रोपी चेंज इज एंट्रोपी इंक्रीज्ड। यदि आप हीट दे रहे हो तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी बाय किस अमाउंट से बेटा, ds इज इक्वल टू dq बाय t। So this is the way to represent the change in entropy। कि किसी सिस्टम जो T टेम्परेचर पर रखा है और इस T टेम्परेचर पर रखे हुए सब्सटेंस को मैंने dq अमाउंट ऑफ हीट दी, तो इसमें जो एंट्रोपी में इंक्रीज होगा वो क्या होगा, ds इज इक्वल टू dq बाई t। अगर ये हीट निकाल लूंगा तो एंट्रोपी में डिक्रीज होगा कितना बेटा, दैट इज द माइनस dq बाई t। नाउ फॉर लार्ज चेंज, ये तो स्मॉल की बात की, फॉर लार्ज चेंज हम इस इक्वेशन का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट ds, दैट इज इंटीग्रेट dq by t। ठीक है, नाउ द इंटीग्रेट ds मींस दैट इज द डेल्टा s। सो आज के बाद कभी डेल्टा s निकालना होगा तो आई कैन डिटरमाइन बाय दिस फॉर्मूला, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल सिचुएशन। You can easily find the change in entropy by this formula। टोटल चेंज भी निकाल सकते हैं और स्मॉल चेंज को भी हम इजीली निकाल सकते हैं। नाउ ये तो हमने चेंज इन एंट्रोपी के बारे में पढ़ लिया। अब सेकंड लॉ क्या कहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सेकंड लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ,
जो भी आपका ओवरऑल एंट्रोपी चेंज होगा, दिस इज द ओवरऑल एंट्रोपी, मींस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या आ गया बेटा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों चीजें आ गई। दिस एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। दिस एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कभी भी एंट्रोपी घटेगी नहीं, एंट्रोपी हमेशा सिस्टम की क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। दिस इज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। और यूनिवर्स में दो चीजें आ गई, क्या बेटा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। यस, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग is greater than equal to G. So this is the statement of the second law. Actually स्टेटमेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो ये आपका कोई सिस्टम था, ये आपका कोई सराउंडिंग था, मैंने दोनों चीजें बना दी। तो अगर आप सिस्टम के अंदर आप हीट दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम की एनर्जी आप बढ़ा रहे हो और इस सिस्टम की कहीं ना कहीं क्या हो रही है बेटा, एंट्रोपी घट रही है। तो ओवरऑल जो एंट्रोपी में चेंज होगा, दिस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कभी भी एंट्रोपी का चेंज जो होगा वो कम नहीं होगा, सिस्टम में जो रैंडमनेस है वो लगातार क्या करेगी, बढ़ेगी। तो डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। द ओवरऑल डेल्टा एस, डेल्टा एस ओवरऑल का मतलब बेटा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। Now actually there are some more statements. If the process is isothermal, sorry, if the process is reversible, so if the process is reversible, हालांकि रिवर्सिबल प्रोसेस में पहले भी बताया था कि नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो बस एक आइडियल सिचुएशन है। रिवर्सिबल का मतलब क्या बताया था, इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन बिकम सेम, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी चेंज आएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। एंड इफ द प्रोसेस इज irreversible, then this change in entropy always greater than zero. So this is the statement of the second law. पहले हमने सीखा बेटा कि एंट्रोपी चेंज होता कैसे है। एंट्रोपी चेंज का डीएस का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने क्या बताया कि अगर dq अमाउंट हीट दूंगा तो उसमें एंट्रोपी कितनी चेंज होगी, dq बाई टी। उसके बाद सेकंड लॉ ये कहता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी चेंज है, दिस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यूनिवर्स मींस द सिस्टम प्लस surrounding always greater than zero. But if the process is reversible, then this change in entropy is equal to zero. If the process is irreversible, then this change is greater than equal to zero. So this is the statement of the second law. This is the statement of the second law. Now there are some more statement I have. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, न्यूमेरिकल्स में और आपको अच्छे से ये चीजें उभर के निकल के आएंगे। बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक? No sir. Now यहां से एक छोटी सी स्टेटमेंट में और बनाता हूं। हमने अभी भी पढ़ा कि आपका जो ds होगा, क्या होगा बेटा, ds इज इक्वल टू dq by t. Actually this relation is also true for रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब बता चुका हूं मैं बेटे आपको पहले भी। जिस प्रोसेस में इनिशियल फाइनल स्टेट सेम हो वो तो साइक्लिक हो गया, बट इन द रिवर्सिबल प्रोसेस आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। एंड द जनरल एक्सप्रेशन इज ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू
dq by t. This is for irreversible process. Okay, so these are the two expressions that we have. So from here, from first expression हम कई बार इस dq को रिप्लेस कर देंगे बेटा किसमें, TDS में, but this replace only when the process is reversible, and this equation where dq is less than equal to TDS, this equation is applicable when the process is irreversible. तो इन स्टेटमेंट का भी हम कहीं ना कहीं क्या कर लेंगे बेटा, इस्तेमाल कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे ना कहीं इन स्टेटमेंट. नाउ एक्चुअली दिस इज द सेकंड लॉ. तो फर्स्ट और सेकंड लॉ एक्चुअली अगर हम कंबाइंड करें इनको, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ of thermodynamics. अगर कंबाइंड टर्म्स की बात करें तो कंबाइंड टर्म में किस तरीके से काम होगा वो देखते हैं हम. तो कंबाइंड टर्म क्या थी बेटा, dq इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, dq इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से, du प्लस dw. नाउ दिस dq इज TDS. So TDS is equal to du plus dw, and this equation is applicable only when the process is reversible. Because dq को TDS में पुट करना तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका प्रोसेस क्या हो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो. अन्यथा अगर हम यहां पर इस स्टेटमेंट की गौर फरमाएं, this is the equation क्या बने बेटा, dq is less than equal to TDS. now put the value of this dq, तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया नहीं बन गया, TDS is greater than du plus dw, and this equation is for irreversible process. So we may use these type of equations. So actually हमारे most of numericals में the process is reversible. आपको process कैसे मिलेगा बेटा, reversible मिलेगा. And the reversible में मैंने बताया the total change in entropy is always 0. The total change, and this ds is not the total change. This is the small change. This is the small change. Are you understand this? बताओ बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? Yes sir. Okay, now I have some case for you. Case first. Case कर लो या टॉपिक के रूप में कर लो. For reversible adiabatic process, till about entropy. एंट्रोपी के बारे में थोड़ा बताओ ना. हमें बात की है कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, बताओ. फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस dq is 0, right? Because there is no heat is transformed from system to surrounding. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं. नाउ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस dq is equal to TDS. Yes, dq is equal to TDS. So from here, if I put this value, we get TDS is equal to 0, right? Yes sir. This implies ds is equal to 0. This implies s is equal S to is constant. So for reversible adiabatic process, the entropy remain constant, right? इस प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कह देते हैं.
Isentropic means the entropy remains same. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड आइसोट्रोपिक प्रोसेस. नाउ इस प्रोसेस की खूबसूरती और भी है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, dq is equal to du plus dw, right? Now this dq is 0, so du is equal to minus dw. Hence del u is equal to minus del w. Now we know that this del w is the state function. State function means beta depend only on initial and final situation. तो ये हमारे पास यहां से पता लगेगा this del w is also state function. क्यों बेटा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर होगा, तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या देते हैं, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड दिस इक्वेशन इज पाथ इंडिपेंडेंट इक्वेशन. यूज कर लेंगे कभी होगा. बताओ बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना मैं आगे बढ़ता हूं. जल्दी बताओ बेटा. No, sir. ओके, नाउ एक्चुअली हाँ, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कार्नोट साइकिल. पढ़ा बेटा कार्नोट साइकिल? हमने पढ़ा था दिस कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल, राइट? Yes, sir. ना इस कार्नोट साइकिल से देखते हैं कुछ रिजल्ट्स हमारे पास निकलेंगे. क्या रिजल्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनते हैं. मैंने बताया था कि कार्नोट साइकिल जो होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 process. The first one is बताओ, एक मिनट बेटा, मैंने इसका स्लोप ज्यादा दे दिया. The first one is क्या होता था बेटा, A to B, जल्दी बताओ. Isothermal expansion. Yes, isothermal expansion. Now from B to C. Adiabatic expansion. Yes, adiabatic expansion. Now from C to D. Isothermal compression. Isothermal compression. And from D to A. Adiabatic compression. Adiabatic compression. Okay. ना हम इसको भी जानते हैं कि बेटा यहाँ का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर TH. T hot. Similarly इसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर रिमेन सेम. इस प्रोसेस में P3, V3 एंड TC, P4, V4 एंड TC. पढ़ा था लास्ट टाइम में हमने. Yes, ना sir. इस फॉर्मूले के अनुसार आपकी जो एफिशिएंसी निकल के आती थी, द एफिशिएंसी इज वर्क डन बाय Q1, राइट? या हम क्या लिख देते थे बेटा, Q1 माइनस Q2 बाय Q1, राइट? Yes, sir. दिस इज एफिशिएंसी. और ये एफिशिएंसी कब होती थी बेटा, हमें पढ़ा था कि जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो ये क्या करता है, Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है बेटा, लेता है. पता ऐसी बात की थी नहीं की थी हमने? और जब आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है तो ये क्या करता है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर देता है बेटा, छोड़ देता है. ऐसी चीज हमने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? इस प्रोसेस में हम B to C और D to A क्या रहेगी, एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां पर कोई हीट एंटर और आपकी लीव नहीं करेगी. तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास आई. Now this is PV diagram. Now let's convert this PV diagram into TS diagram.
Now one more thing actually I have one more thing. Actually इस कर्व को अगर देखा जाए तो वर्क क्या होता है बेटा, ऊपर वर्क है तो वर्क क्या होता है, वर्क जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, राइट? Yes, sir. दिस इज द वर्क। तो क्या है ये, एरिया अंडर लूप, कंप्लीट लूप में जो एरिया आया वो क्या है बेटा, आपका कंप्लीट वर्क है। और बताओ तो बेटा Q1 अगर आप निकालना चाहो तो Q1 क्या है, Q1 इस पर मैंने आपको क्या बताया था कि Q1 आपका वर्क W1 के बराबर आ गया था बेटा, याद है आपका? Q1 किसके बराबर आ गया था, W1 के बराबर आ गया था। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो एंट्रोपी में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको Q1 निकालना हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप जस्ट क्या निकाल लो, आप इस AB कर्व के नीचे का क्या निकाल दो बेटा, एरिया निकाल दो। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा आपका Q1। तो Q1 क्या है, एरिया अंडर कौन सी कर्व बेटा, एरिया अंडर कर्व AB। तो इससे आप समझो बेटा, कई बार हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डाटा ना दे, कर्व के बारे में देते हैं, तो वहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, किसी की एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। नाउ मैं इस डायग्राम को कन्वर्ट करूंगा, दिस इज पीवी डायग्राम। इस पीवी डायग्राम को मैं कन्वर्ट करूंगा टीएस डायग्राम। नाउ टीएस डायग्राम क्या है जरा ध्यान से सुनिए। टीएस डायग्राम मींस एक साइड क्या होगा बेटा आपका, टेम्परेचर, And then और एक entropy. टाइप क्या होगा, एंट्रोपी। नाउ इस ए टू बी प्रोसेस को ध्यान से देखो, ए से बी प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, क्या टेम्परेचर रिमेन सेम, क्या ए से बी तक टेम्परेचर क्या है Yes, बेटा, sir. टेम्परेचर। नाउ द सेकंड थिंग, ए से बी जब प्रोसेस हो रहा है तो क्या बेटा Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बताओ बेटा? Yes, sir. और अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, बताओ बेटा? अगर कोई सिस्टम आप टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? अरे पानी को उबालते हो तो हलचल मचती है, शांत हो जाता है, Increase. So बढ़ेगी sir, बढ़ेगी. बढ़ेगी। इट मींस फ्रॉम ए टू बी द कर्व इज लाइक दिस, राइट? द टेम्परेचर इज TH and entropy changed। एंट्रोपी किस तरीके से चेंज होगी बेटा, अगर ये एस इनिशियल है तो ये क्या हो जाएगी बेटा, SF हो जाएगी, राइट? बताओ बेटा यहां तक समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया. नाउ सेकंड थिंग, सेकंड फ्रॉम B to C, B to C में द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या थी, जल्दी बताओ? एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या कांस्टेंट नहीं थी? Yes, sir. एंट्रोपी कांस्टेंट थी। और टेम्परेचर बेटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, TH से TC चेंज हो रहा है। TC. इट मींस द कर्व इज लाइक दिस। नाउ द टेम्परेचर इज TC। नाउ फ्रॉम C to D द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का प्रोसेस का मतलब क्या बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये है कि टेम्परेचर रिमेन सेम। दूसरी बात ये है सिस्टम से हीट निकल रही है या सिस्टम में जा रही है, बताओ बेटा? सर निकल रही है. निकल रही है। अगर सिस्टम से हीट निकल रही है तो उसका रैंडमनेस कहीं ना कहीं कम हो रहा है,
बेटा फ्रीज के अंदर जब पानी से हम हीट निकालते हैं तो बर्फ बन जाती है और बर्फ के मॉलिक्यूल्स के बीच में रेंडमनेस कम होती है। समझो इस बात को। इट मींस एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो एंट्रोपी डिक्रीज एंड टेम्परेचर रिमेन सेम, राइट? Yes, sir. Okay. And from D to A, what happened? From D to A, The what process happened? of adiabatic. Yes. Adiabatic process. Means the entropy remains same. same. And the temperature change from Tc to Th. So actually the conversion of this reversible cycle, the reversible Carnot cycle into this is the Ts diagram. This is the conversion of the PV diagram with the TS diagram. I think you understand this conversion. बेटा समझ में आ गया ये conversion आपको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Now. अब हम थोड़ा और काम करते हैं और इसकी एफिशिएंसी को निकालने की कोशिश करते हैं कि इस केस में एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। बेटा वही बात है, यहाँ पर एंट्रोपी कब बढ़ी थी बेटा? जल्दी से बताओ। जब इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा। और ये आपकी एंट्रोपी कब डिक्रीज हुई? जब इसने Q2 अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर दिया होगा? लीव कर दिया होगा। तो ऐसा सा प्रोसेस आपको दिखने में दिखा होगा। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कि dq is equal to TdS, right? Yes, sir. dq is equal to TdS. TDS. एक्चुअली क्या हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज निकलेगा, चेंज इज इंटीग्रल TdS, राइट? Yes, sir. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपका जो एनर्जी में चेंज आएगा उसको मैं कह सकता हूं दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज एरिया अंडर टीएस कर्व। बताओ बेटा, भाई इक्वेशन में मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और आपको 1 मिनट के लिए इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, हम क्या करेंगे बेटा? y इंटू एक्स करेंगे। ऐसे तो करते हो आप एरिया निकालने के लिए। तो अगर मेरे पास डायग्राम t और s है तो इंटीग्रल ts, TdS मतलब छोटा सा एलिमेंट का एरिया, और उसका इंटीग्रल कर दिया तो क्या बेटा? टोटल एरिया। तो मतलब टीएस डायग्राम के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो मुझे क्या देगा? So work done. Work done. This is the thing that not work done actually. Work done तो बेटा पीवी डायग्राम के अंदर एरिया देता है। Work is equal to PdV. Yes, sir. Here the area under the curve gives the energy. Gives the energy. This क्यों amount of heat, कि कितने amount of heat absorb कर रहा है, लीव कर रहा है। तो this amount of heat is given by the area under the curve. आप लिखेंगे इसको, the area under PV diagram gives work, and in a similar way the area under TS diagram gives heat change, gives heat change। ठीक है, तो एरिया अंडर द टीएस डायग्राम गिव्स द हीट चेंज। क्या इस बात को आपको समझ में आ गई? जल्दी बताओ। Yes, sir. Now let's find this Q1। इस Q1 को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो Q1 क्या होगा बेटा? जल्दी से बताओ। So the Q1 is that the delta Q means the integration of TdS। Now इस Q1 में टेम्परेचर आपका क्या है बेटा? TH रिमेन सेम, तो TH बाहर ले लो। और अगर मैं एंट्रोपी का DS का इंटीग्रेशन करूं तो लिमिट क्या है एंट्रोपी की बेटा? S इनिशियल से स्टार्ट है और S फाइनल तक जा रही है। तो मतलब क्या बन गया बेटा? TH Delta. SF minus SI, right? Yes, sir. Now let's find Q2।
अगेन द Q2 जो है वो क्या लिख सकते हैं हम बेटा, TDS। अब टेम्परेचर बताओ बेटा इस समय कितना है इसमें, द टेम्परेचर इज TC एंड द लिमिट ऑफ S इज, बताओ बेटा इनिशियल क्या है SF और फाइनल क्या है SI। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, TC SI माइनस SI। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको, जल्दी से बताओ। यस सर, आ गई। ओके नो सो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वन बिग प्रॉब्लम है बेटा, एक बार रुकना। यस एक्चुअली दिस चेंज, मैं आपको बताऊंगा ये चीज, अभी बताऊंगा, अभी रुको यहाँ पर। अब एक बात, छोटी सी और बात समझते हैं। मैंने कहा कि Q1 जो अगर आप देखना चाह रहे हो तो Q1 मतलब मैंने कहा जो हीट जो होगी वो एरिया अंडर द गिवन कर्व होगी। टीएस डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व जो आएगी वो आपकी क्या आएगी बेटा, दिस आएगी। अब एक बात देखो जल्दी से, इस कर्व को थोड़ा सा मेरे को काला पीला करना पड़ेगा। तो Q1 अगर निकालो तो कौन सा एरिया आ गया बेटा, दिस वन। भाई एरिया ऑफ AB कर्व तो यही है बेटा, बताओ। अगर मैं बात करूं किसकी, Q1 की, तो मैंने क्या कहा, Q1 इज द, मतलब कोई भी हीट होगी वो क्या होगी, एरिया अंडर TS डायग्राम। वो क्या होगी, एरिया अंडर TS डायग्राम। बताओ बेटा होगी नहीं होगी। अब अगर इस सिचुएशन को हम एनालाइज करें कि Q1 क्या हो, तो Q1 बताओ बेटा, ये एरिया जो मैंने अभी अभी ब्लैक से किया, ये एरिया बनेगा नहीं बनेगा। नाउ यस Q2 क्या बनेगा, Q2 क्या बनेगा बेटा, सर, नीचे नीचे का पोर्शन सर। नीचे वाले का। तो मैं इस पोर्शन को इस तरीके से बना, अब देखो। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, जो आपका Q1 माइनस Q2 है, क्योंकि ऊपर एफिशिएंसी के फॉर्मूले में ऊपर क्या है बेटा, जल्दी से बताओ, Q1 वर्क डन। माइनस Q2 अपॉन में क्या बना बेटा, Q1। Q1 तो Q1 माइनस Q2 का मतलब क्या बना, कि जो एरिया ये इसके अंदर बच गया, कौन सा एरिया बच गया बेटा अंदर, ABCD। यस दिस एरिया। थोड़ा सा करता हूं, आपको दिखेगा। मीन्स इस लूप का जो एरिया है वो बच गया। बताओ बेटा क्या ये बात समझ में आई, यस मीन्स सर। Q1 minus Q2 is the area under loop अपॉन Q1 बेटा। अगर Q1 की बात करूं तो Q1 क्या है, एरिया अंडर दिस AB, एरिया अंडर AB कर्व, AB। आई एम राइट। यस सर। सो मैं इजीली क्या निकाल सकता हूं, आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या बेटा, आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। हमने इजीली इस चीजों की क्या निकाल लिया बेटा, वैल्यू को निकाल लिया। नाउ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और अगर पार्ट पर ध्यान दो, सो आप इन दोनों चीजों में एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख पा रहे हो, चाहे डायग्राम आपका पीवी डायग्राम हो, चाहे डायग्राम आपका टीएस डायग्राम हो, जो आपकी एफिशिएंसी निकल के आ रही है एक कार्नोट साइकिल की, एक हीट इंजन की, वो क्या निकल के आ रही है बेटा, एरिया अंडर द लूप। इसमें भी क्या आया बेटा, एरिया अंडर द लूप। नीचे क्या आया, एरिया अंडर द एबी कर्व। इसमें भी क्या आया, एरिया अंडर द एबी कर्व। बट ये कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया, हमने ये एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व कर लिया, इसमें पीवी डायग्राम से सोल्व कर दिया। तो दोनों चीज एक मात्र, दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या कर रही है बेटा, लिंक कर रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, बताओ बेटा। यस सर। नाउ 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 एक मिनट,
सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मैं सिर्फ यही बात प्रूव करना चाह रहा था, क्योंकि मैं कई बार क्या करूंगा बेटा, एफिशिएंसी का निकालने के लिए मैं ये चीज यूज करूंगा, एरिया अंडर द रूफ अपॉन एरिया अंडर द पर्टिकुलर कर्व। नाउ ये तो मैं पीवी डायग्राम के लिए भी यूज कर सकता हूं, और यही कॉन्सेप्ट हम किस में यूज कर सकते हैं बेटा, टीएस डायग्राम में भी यूज कर सकते हैं। इसका प्रूफ हमने बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो बताओ बेटा, यहां तक आपका काम बन गया क्या? जल्दी बताओ। Yes, sir. Now I have some questions related to this. अब इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको पकड़ में आएगा कि रियल कॉन्सेप्ट क्या है। तो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें बेटा दिमाग लगाना है, ऐसे ही नहीं कर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, एन अमाउंट ऑफ heat Q is transferred, मतलब समझेंगे बेटा हमारी चीज का। इस एक क्वेश्चन से आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। ट्रांसफर फ्रॉम हीट रिजर्वर एट टेम्परेचर TA to another heat reservoir at temperature। आप पहचानना सोर्स क्या है, सिंक क्या है, TP। What is the change in the entropy delta S of the combined system? कंबाइंड सिस्टम, कितना डेल्टा एस आपका कंबाइंड सिस्टम का आएगा। फील करते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन से कई चीजें आपको सीखने को मिली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यों अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफर किया जाता है, इट एक टेम्परेचर TA है। यहां पर क्या है बेटा, द टेम्परेचर इज TA। इस TA से क्यों अमाउंट ऑफ हीट को निकाला जाता है एंड इसको पहुंचाया जाता है कहां पर बेटा, एक हीट रिजर्वेयर जिसका टेम्परेचर कितना है बेटा, TP। ये प्रोसेस TA से हीट ली और कहां पर पहुंचाई गई बेटा, TP से। तो टोटल सिस्टम के अंदर जो एंट्रोपी चेंज होगी डेल्टा एस, आपको उसकी वैल्यू आपको बताना। तो कितनी डेल्टा एस होगी ये चीज को आपको एक्सप्लेन करना। अब मैं जो कहूं उस तरीके से अगर आप चलोगे तो कभी गलत नहीं होगी। क्या बेटा, इस टोटल सिस्टम की एंट्रोपी हमें क्या निकालनी है, डेल्टा एस ऑफ टोटल सिस्टम। ये सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है। क्या बेटा, एक तो दिस A, एक दिस B। भाई इन दो चीजों का तो जिक्र है, तीसरी तो किसी चीज का जिक्र ही नहीं है। इट मींस डेल्टा एस ऑफ A प्लस डेल्टा एस ऑफ B। ठीक है, तो जो टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज एंट्रोपी ऑफ A प्लस एंट्रोपी ऑफ क्या आगे बेटा, B। नाउ सेकंड नाउ लेट्स फाइंड डेल्टा SE। फिर मैंने बताया कि डेल्टा ऐसे कैसे निकलता है बेटा, DS कैसे निकलता है, DQ बाई T। तो बेटा टेम्परेचर कितना है बताना, A का TA, और कितनी हीट जो है वो सिस्टम से कितनी हीट। अब देखो, अगर सिस्टम के अंदर हीट जाएगी तो एंट्रोपी क्या होगी बेटा, बताना बेटा, इंक्रीज। और अगर सिस्टम से हीट जाएगी, मतलब सिस्टम में अगर सिस्टम के अंदर हीट जाए तो इंक्रीज, और सिस्टम से हीट निकले तो बेटा एंट्रोपी डिक्रीज। इस सिस्टम में क्यों अमाउंट ऑफ हीट है वो बताओ क्या हो रही है, निकल रही है, एंटर कर रही है बेटा, निकल रही है। इट मींस आपकी जो एंट्रोपी होगी मेरे बेटे वो कैसी आएगी, माइनस की। फील इट, means the change is negative. Change is negative implies that
क्या कि फाइनल वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं क्या है बेटा, आपकी कम है और इनिशियल वैल्यू कहीं ना कहीं क्या थी, ज्यादा थी, और ऐसा ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? नाउ फाइंड डेल्टा एस। नाउ एसबी का टेम्परेचर कितना बेटा, टीबी। अब मेरे को ये बताओ, दिस क्यू अमाउंट ऑफ हीट एंटर कर रही है, लीव कर रही है? एंटर कर रही है सर इसके तो अंदर। वो सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ाएगी, घटाएगी? बढ़ाएगी। बढ़ाएगी। तो दैट इज द प्लस क्यू। So the overall delta of system is Q by TB minus Q by TA. So the answer is Q 1 upon TB minus 1 upon TU. This is delta S. Are you understand this? यस सर। क्या ये चीजें पकड़ में आई बेटा? तो यस ये सर। आपका एक आसान सा क्वेश्चन था जो एंट्रोपी चेंज पर दिया। तो फील करो इस क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन था ना। और क्वेश्चन दूं आपको? चलो यस सर। और क्वेश्चन पकड़ो, और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है बेटा। ये गेट में क्वेश्चन आया था, मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर नहीं था। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन इज यस, a Carnot cycle operates, पहले डायग्राम बनाना है क्वेश्चन का, ऑन ए working substance between two reservoirs at temperature T1 and T2, where with T1 is greater than T2. During each cycle, an amount of heat Q1 is extracted from the reservoir at T1, and an amount of Q2 is delivered to the reservoir at temperature T2. Which one, which of the following statements is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? The options are work done in one cycle is Q1 minus Q2. B option, entropy of the water reservoir decrease. C, entropy of the universe increase. D, Q1 by T1 is Q2 by T2. Which one of the following statement is incorrect? Correct. So,
of the universe in this question. इस क्वेश्चन के लिए बता देखो भाई सिचुएशन क्या है कार्नोट साइकिल कैसी होती थी दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस दिस इज द सिंक एंड दिस इज द सोर्स सोर्स का टेम्परेचर T1 बता रखा है ये टेम्परेचर T2 बता रखा है नाउ क्वेश्चन को आराम से देख रहा है पहली बात दिखने से दिख रहा है कि सिस्टम में तीन चीजें हैं क्या सोर्स सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस एक चीज तो हमें पता होता है कि अगर इससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है और यहाँ Q2 अमाउंट ऑफ हीट जा रही है तो कुछ वर्क किया होगा और वर्क वो किसके बराबर आता है बेटा Q1 माइनस Q2 ये स्टेटमेंट हमने पहले ही पढ़ ली तो द फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज करेक्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट नाउ सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो बेटा सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है बताओ निकल रही है तो अगर जिससे हीट निकले तो उसकी एंट्रोपी घटती है बढ़ती है घटती है घटती है तो सेकंड द एंट्रोपी ऑफ द वाटर रिजर्वायर decrease it means this statement is also true this statement is also true now this whole process this is Carnot cycle कह दी it means the whole process is reversible and we know that for the reversible process this delta S universe is always equal to 0 right for reversible Yes, sir. process मैंने क्या कहा था कि delta S of the universe is always 0 delta S 0 means the final is equal to initial it means एंट्रोपी जो है वो घटे बढ़ेगी नहीं एंट्रोपी रिमेन सेम रहेगी किसकी यूनिवर्स की बट इसमें कह रखा है द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स this statement is false now one more thing I have ये रिलेशन जो आया वो रिलेशन को देखते हैं इस प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0 नाउ इस यूनिवर्स में क्या क्या बन रहा है बेटा इस यूनिवर्स में एक तो सोर्स है इस यूनिवर्स में एक सिंक है और एक यूनिवर्स में एक वर्किंग सब्सटेंस है एंड दिस इज इक्वल टू 0 वैसे पूरे यूनिवर्स में ये तीन ही तो चीजें दिख रही हैं सोर्स वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक इस पूरे क्वेश्चन में ओनली तीन चीजें हैं नाउ व्हाट इज द डेल्टा एस ऑफ सोर्स बताओ बेटा हीट Q1 बाई T1 बेटा साइन माइनस आएगा प्लस जल्दी बताओ सर माइनस का माइनस क्यों बिकॉज इट डिक्रीज माइनस Q1 बाई T नाउ सेकंड थिंग डेल्टा एस ऑफ सिंक बताना जल्दी से बेटा सर Q2 बाई T2 साइन प्लस माइनस प्लस ओके नाउ डेल्टा एस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एक्चुअली इसमें मैंने बताया था द वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस एंड दिस होल प्रोसेस इज रिवर्सिबल सो दिस डेल्टा एस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज 0 डेल्टा एस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज 0 क्यों बिकॉज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल इसके अंदर जो मोटर्स वगैरह होते हैं द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और द गैस इज परफेक्टली आइडियल सो वी टेक दिस डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 इक्वेशन क्या पड़ी बेटा माइनस Q1 बाई T1
plus Q2 by T2 is equal to 0. So Q1 by T1 is equal to Q2 by T2. This is the third statement, and this statement is also true. So option C is the answer, right? बताओ बेटा, कर लोगे नहीं कर लोगे? Yes, sir. और दूं? और दो? Yes. ये अच्छा क्वेश्चन. A reversible engine cycle is shown in the figure. The efficiency of the engine is, इस इंजन की एफिशिएंसी बतानी है. Options are 1 by 3, 1 by 2, 1 by 5, 1 by 4. ट्राई करो. जो बताया था, बहुत अच्छी खुशी की बात है. चलो मैं बताता हूँ. थिंक अबाउट इट. इतना ज्यादा वो मत क्या करो, दिमाग लगा देते हो कई बार ज्यादा. इतना दिमाग मत लगाया करो. पहली बात, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला. मैंने कुछ बताया था बेटा आपको. क्या बताया था? मैंने बताया था कि चलो उस चीज को 1 मिनट के लिए रखो और पहले पूरे मेथड पे आ जाओ. देखो फ्रॉम ए टू बी क्या हो रहा है. थिंक अबाउट इट. फ्रॉम ए टू बी व्हाट हैपन. ए टू बी एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है. बताओ भाई, S1 से कितना हो गया? 2S1 हो गया. इट मींस एंट्रोपी इंक्रीज मींस इस सिस्टम की जो हीट हो रहा है वो हीट को ले रहा है. इट मींस इस सिस्टम के अंदर सपोज करो इट इज टेकन फ्रॉम ए टू बी हीट टेकन बाय द वर्किंग सब्सटेंस. भाई हीट लेगा तभी तो क्या होगी बेटा, उसकी इंक्रीज करेगी. नाउ हीट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? Q इज इक्वल टू TdS. मतलब TdS कर्व के अंदर, T और S कर्व के अंदर एरिया अंडर द कर्व ही क्या देता है मेरे को? आपका क्या देता है? Q देता है. तो A टू B सिस्टम की एंट्रोपी अगर बढ़ रही है, इसका मतलब इस सिस्टम की यहां से यहां तक क्या कर रही है? बताओ जल्दी से. ये हीट को क्या कर रहा है? ले रहा है. अब जल्दी से बताओ एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा? बताओ इस एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा? नहीं बताओगे? अरे ये ट्रायंगल है. Yes, sir. ट्रायंगल का कितना होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. S1. और ये आपका क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल. तो दैट Yes. S1 इनटू T1. ये बनेगा नहीं बनेगा? बताओ टोटल है. या बेटा ये आपका क्या बनेगा? एक और कौन सी फिगर होती है? नाउ फ्रॉम B to C व्हाट हैपन? बताओ बेटा. B to C में एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है घट रही है? घट रही है. घट रही है. नहीं सर, बढ़ रही है. 2 S1 से 3 S1 में. अरे 2S1 से 3S1 बढ़ रही है. एंट्रोपी बढ़ रही है. इसका मतलब इस समय भी B to C भी हीट क्या हो रही है बेटा? टेकन बाय द वर्किंग सब्सटेंस.
इस समय भी वर्किंग सब्सटेंस हीट को ले रहा है। तो बेटा इस हीट को निकालने का फॉर्मूला क्या निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे ये हीट, जल्दी बताओ। हाफ कितना बच गया ये 3s1 माइनस 2s1 s1 into t1 and s1 into t1, बताओ ये आएगा कि एरिया अंडर द कर्व। नाउ आ जाओ Yes. फ्रॉम C to A। C to A क्या हो रहा है बेटा, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज। एंट्रोपी डिक्रीज का अर्थ क्या है, हीट रिजेक्ट हो रही है, एमिट हो रही है। इट मींस फ्रॉम C to A heat reject from the working substance। तो ये कितनी हीट आएगी बेटा जल्दी बताओ, ये एरिया नीचे वाला एरिया कितना आएगा रे, 3 माइनस Sir, दैट इज 2s1 into t1, into राइट T1। राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो इस सिस्टम के अंदर टोटल हीट, वर्किंग सब्सटेंस टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी वर्किंग सब्सटेंस टोटल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टोटल हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस कितनी आएगी बेटा, टोटल हीट टेकन मतलब दिस Q1 प्लस Q2, और टोटल हीट रिजेक्ट कितना कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस, Q3। Q3। नाउ अब आ जाते हैं, नाउ एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, नीटा इज इक्वल टू द वर्क डन बाय Q1। नाउ वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन इज चेंज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1। नाउ सबसे पहले मैंने Q1 माइनस Q2 का मतलब बताओ बेटा, Q1 क्या होता था जल्दी से बताओ, ये एक वर्किंग सर सब्सटेंस जो है। हीट एब्जॉर्ब। यस, Q1 मतलब ये वर्किंग सब्सटेंस जिस हीट को लेता है, मतलब जो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कितना है बेटा Q1 प्लस Q2 इस फॉर्मूले में। उस फॉर्मूले में वो हीट टेकन बाय द वर्किंग सब्सटेंस कितना है Q1 प्लस Q2, तो कितना बढ़ गया टोटल बेटा, देखना जरा S1 Q1 प्लस Q2 माइनस 3 Q3 ये होगा ना सर। S1 T1, बताओ क्या ये ऊपर वाली Q1 वाली क्वांटिटी ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बेटा, Q1 क्या होता Yes, है, sir. Q1 is the amount of heat taken by the this working substance, ये वर्किंग सब्सटेंस कितनी हीट लेता है। तो अब हम निकाला है Q1 क्या है, दिस इज हीट आल्सो टेकन बाय द सब्सटेंस, तभी तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई है यहाँ से। तो ये हीट और ये हीट दोनों में एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब वर्किंग सब्सटेंस हीट को क्या कर रहा है, ले रहा है। तो दिस plus this is the total heat taken by the working substance, that is the Q1। इस Q1 को इस Q1 को रिलेट मत करना, ये डैश ले लो। ओके, नाउ Q2 क्या होता है बेटा, फॉर्मूले में Q2 होता क्या है, सर हीट रिजेक्टेड हीट रिजेक्टेड। तो रिजेक्ट कितनी की कर रहा है ये 2, Q3 डैश Q3 यस, जिसकी वैल्यू कितनी है 2s1 into S1 T1 T1 अपॉन में क्या आएगा बेटा 3s1 3 T1 प्लस वो बोला मेरे ख्याल से 1 by 3 आ गया। efficiency is 1 by 3 in this question। Are you understand? क्या आपको ये चीज समझ में आई बेटा, फील इट, फील करो इस चीज को कि क्या हो रहा है। अब आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कर दोगे आप, ये बताओ आज Yes, के sir. बाद जब टीएस डायग्राम आएगा तो ऐसा क्वेश्चन कर दोगे, हम हर एक प्रकार का एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं और टीएस डायग्राम पे क्वेश्चन, चलो एक और देख लेते हैं छोटा सा, ताकि आपका रिवीजन सा हो जाए। एक क्वेश्चन और लो, यस एक क्वेश्चन और लो। एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम
of two Carnot engine A and B are shown in the figure. इस पिछले वाले क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी कर सकते थे आप. मैंने एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला और भी दिया था आपको. एफिशिएंसी इज एरिया अंडर दिस लूप डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी कर्व. ए बी कर्व मतलब ये वाली कर्व, जिस कर्व में एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है. ये वाली कौन सी कर्व थी बेटा? ए बी कर्व मतलब जिस कर्व के अंदर एंट्रोपी क्या कर रही थी आपकी, इंक्रीज कर रही थी. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं. एक बच्चे ने शायद यही लगाया होगा जिसने आंसर दिया है. क्या डायरेक्ट कैसे कर सकते हो बेटा इसको? एरिया इन दिस लूप कितना होगा? एरिया ऑफ द लूप बताना. एरिया ऑफ दिस लूप मतलब है ट्रायंगल का एरिया. ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ. बेस कितना दिख रहा है? 3s1 s1 दैट इज द 2s1. हाइट कितनी दिख रही है? t1. ओके. डिवाइड बाय क्या काम है बेटा? डिवाइड बाय द एरिया अंडर दिस कर्व जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है. इंक्रीज कहां से कहां तक कर रही है? यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज कर रही है. एरिया अंडर दिस कर्व, राइट. तो एरिया अंडर दिस कर्व अगर निकालते हैं, पूरा का पूरा एरिया निकालते हैं, तो बेटा वो एरिया कितना आया था आपको बताना जल्दी से. कि पूरा एरिया कितना आया था? दिस एरिया प्लस दिस एरिया. मेरे ख्याल से नीचे आया था 3s1 into t1, राइट. यस सर. तो क्या बच गया फॉर्मूला? 1/3. तो विद इन द सेकंड भी क्वेश्चन हो सकता था जो मैं फॉर्मूले से बताया. क्या? एरिया अंडर द लूप डिवाइड बाय एरिया अंडर द कर्व. और वो कर्व कौन सी लेनी है? जिसमें आपकी एंट्रोपी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. तो इस चीज को अगर आप लेके चलोगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे. तो फिगर दे दी. द एफिशिएंसी of the engine are नीटा ए, नीटा कहते हो, इट्टा कहते हो? नीटा बी respectively. Which of the following equation are correct? क्या करोगी है? ये तो लोग भी है. जहां एंट्रोपी ये दिया और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, जो है आपके सामने बिल्कुल आइडेंटिकल ऑप्शन है. बताओ फास्ट.
जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है बेटा। ये दोनों एक जैसे ही है, ये मत समझ लेना बी बड़ा है, और बनने में बड़ा बन गया होगा बराबर सही। एक ने बताया दुश्मन, एक गुड़िया ने बताया है 1/4। चलो मैं करवाऊं। So let's divide this part. First part, second part, third part, and this is fourth part. First part, second part, third part, and this is fourth part. Now, हर एक का मैं एरिया मान लेता हूँ A. So efficiency of A is area under this loop, that is 3A, divide by area जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी इसमें इंक्रीज कर रही है, इट मींस यहाँ से यहाँ तक, इसमें अंडर एरिया की बात करेंगे तो दैट इज द 4A. नाउ एफिशिएंसी ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो NA मतलब एरिया अंडर दिस लूप, द लूप एरिया इज 3A. एंड अगर मैं बात करूं कि एंट्रोपी कहां इंक्रीज हो रही है, तो एंट्रोपी इंक्रीज इन दिस सेक्शन, एंट्रोपी इंक्रीज इन दिस सेक्शन. तो इसमें एरिया अंडर द कर्व क्या है, जस्ट A. So this is 3/4 and this is 3. So the ratio is 3/4 divided by 3, that is 1/4. Okay, बाकी एंट्रोपी के क्वेश्चन कल करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर टुडेस क्लास.